एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में। आगे जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या हैं, कितने तरह के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और साथ में बात करेंगे उन ईटीएफ्स का जिसमें कि इन्वेस्टर्स एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला होता है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग को आप फॉलो कर रहे हो या आप पैसिव इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहे हो। एक्टिव इन्वेस्टिंग में एक फंड मैनेजर होता है जिसको कि आप पैसा दे देते हैं। वहां पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करता है और वो कोशिश करता है एक बेंचमार्क को बीट करने की। वहीं पे अगर हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करें तो पैसिव इन्वेस्टिंग के केस में आपको फंड मैनेजर की तरफ से कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं चाहिए होता है। आप कहते हैं कि जो इंडेक्स है, जो बेंचमार्क है, उसके सेम रिजल्ट्स मुझे मिल जाए, वही सिमिलर रिटर्न्स जो इंडेक्स जनरेट करके दे रही है, वही सिमिलर रिटर्न्स मुझे अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। वो होती है आपकी पैसिव इन्वेस्टिंग। अब क्योंकि यहां पे एक इंडेक्स को ट्रैक किया जा रहा है तो ये होती है इंडेक्स इन्वेस्टिंग, यानी मैं एक इंडेक्स के रिटर्न्स को अपने पोर्टफोलियो में लाना चाहता हूं। अब देखिए इंडेक्स है क्या। इंडेक्स एक बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है जो कि ट्रेंड बताता है उस कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स का। अब जैसे अगर आप ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस को देखेंगे, जैसे कि आपकी निफ्टी 50 हो गई या सेंसेक्स हो गई, ये क्या बताते हैं, ये आपको इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड बताते हैं। जैसे सेंसेक्स के केस में टॉप 30 कंपनीज जो हैं इंडिया की बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो किस तरह से मूव हो रही हैं, वो बताता है कि आपकी इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड किधर है। तो वो यहाँ पे आपको जितनी भी ये इंडिसेस होती हैं ये आपको ट्रेंड बताती हैं। इसी तरीके से बहुत अलग अलग तरह की इंडेक्सेस मौजूद हैं मार्केट में। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरीके की किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब इंडेक्स क्या है? इंडेक्स तो एक बेसिकली ट्रेंड को बता रहा है। मैं उसमें डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूं किसी भी चीज में तो मुझे किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे मेरे पास दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। पहला मेरा आता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स और दूसरा मेरा आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने म्यूचुअल फंड बनाया हुआ है जिसमें कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं। बदले में वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनको यूनिट्स अलॉट कर देती है और ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये बेस्ड ऑन एनएवी होती हैं, नेट एसेट वैल्यू। यानी आप अगर आज की डेट में कुछ परचेज करने जा रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड से तो वो आज के दिन के एंड पे एक एनएवी डिक्लेयर करेगा, जितना भी उसकी क्लोजिंग हुई होगी उस एनएवी के बेसिस में। अगर आपने बाय ऑर्डर डाला होगा कट ऑफ टाइम के पहले तो उसी एनएवी पे आपको यूनिट्स असाइन हो जाएंगी। अगर आपने सेल ऑर्डर डाला होगा तो उस एनएवी पे आपकी यूनिट सेल हो जाएंगी और आपकी सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं ईटीएफ की बात करूं, जैसे कि आपको इसके नाम से पता है कि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी किसी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा होता है। अब एक्सचेंज पे जो चीज ट्रेड हो रही होती है वहां पे डे एंड पे कोई प्राइस नहीं आता, वहां प्राइसेस जो होते हैं वो रियल टाइम चलते रहते हैं। यानी यहां पे अगर किसी को बाय या सेल करना है तो वो किसी भी टाइम कर सकता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, यानी मार्केट जब तक ओपन है तब तक मैं अगर चाहूं किसी भी टाइम उस ईटीएफ को मैं खरीद सकता हूं। यहां पे एक और चीज याद रखिएगा, ईटीएफ भी वही काम कर रहा है जो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी वही काम कर रहा है, बस वहां पे आपको क्या होता है, वहां पे आपको डे एंड पे एनएवी आती है जिसके बेसिस पे आपको यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं। यहाँ पे आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक स्टॉक की तरह ट्रेड हो रहा होता है ये फंड, यानी इसकी रियल टाइम इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अपने हिसाब से आप इसको दिन में किसी भी टाइम बाय सेल कर सकते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये आपको एक दिखेगा जो कि बहुत पॉपुलर इंडेक्स फंड रहा है अब तक का। निफ्टी 50 इंडेक्स पे बेस्ड है वो। और अगर आप ईटीएफ के केस में देखेंगे तो यहाँ पे निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20, ये आपका बहुत पुराना और बहुत पॉपुलर ईटीएफ रहा है निफ्टी 50 पे बेस्ड। और साथ में आपको सेम एएमसी के सेम इंडेक्स के लिए एक म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल होगा और साथ में एक ईटीएफ भी अवेलेबल होगा। जैसे यूटीआई निफ्टी 50 का इंडेक्स म्यूचुअल फंड तो है ही, साथ में यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ भी मौजूद है मार्केट में। तो अब ये इन्वेस्टर के ऊपर है, वो किस रूट से जाना चाहता है इंडेक्स में पैसा लगाने के लिए। वो चाहे तो म्यूचुअल फंड का भी रूट चुन सकता है, वो चाहे तो ईटीएफ का भी रूट चुन सकता है। तो अब जानना यह जरूरी है कि आखिर इन दोनों में से बेटर कौन है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स मेरे बेटर हो रहे हैं कि मेरा ईटीएफ बेटर हो रहा है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि प्राइस और बाइंग टाइम का डिफरेंस है। देखिए प्राइस जो है इंडेक्स फंड में, जैसे मैंने आपको बताया, डे एंड पे एनएवी डिक्लेयर करता है फंड हाउस, और वहीं पे ईटीएफ के केस में आपके रियल टाइम प्राइस चेंज होते चले जा रहे होते हैं। जिस तरह से मार्केट चल रही होगी उस तरह से प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे होंगे, जैसे आप किसी भी स्टॉक में देखते हैं।
बाइंग टाइम भी, क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट आवर्स में ही ईटीएफ के केस में परचेज कर सकते हैं, जबकि एक इंडेक्स फंड के केस में आप कट ऑफ टाइम के पहले बस आपको ऑर्डर लगाना होता है कि अगर आप आज कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, आपके ब्रोकर या आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं उसका एक कट ऑफ टाइम मेंशन होगा। अब वहां से सिर्फ उस कट ऑफ टाइम के पहले आपने बाय ऑर्डर डाल दिया तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कट ऑफ टाइम के बाद डालेंगे तो नेक्स्ट वर्किंग डे की एनएवी पे जाएगा वो ऑर्डर। ईटीएफ के केस में आपका एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब मार्केट आवर्स के टाइम पे आपको ऑर्डर लगेगा। अगर आप मार्केट आवर्स के बाद ऑर्डर लगाएंगे तो नेक्स्ट वर्किंग डे में मार्केट ओपन होते ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ। दूसरा है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसमें जस्ट लाइक स्टॉक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्टॉक के लिए भी आपको डीमैट की रिक्वायरमेंट होती है। सेम तरीके से ईटीएफ भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही ईटीएफ को परचेज कर सकते हैं। वहीं पे आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एएमसी की वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज कर लीजिए। आप कोई ऐप यूज करते हैं जिसमें कि आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स आप परचेज कर सकते हैं, वहां से परचेज कर लीजिए। आपको ऐसा कोई डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है इंडेक्स म्यूचुअल फंड के केस में। तो आप डायरेक्टली अगर बिना किसी डीमैट अकाउंट के, बिना किसी झंझट के अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड काफी अच्छी चीज हो सकती है। तीसरा डिफरेंस यहाँ पे जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का है। जैसे अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको बस ये देखना होता है कि उसमें मिनिमम अमाउंट आपको कितना डालना है। जैसे अगर मैं लमसम की बात करूँ, ज्यादातर फंड में 5,000 रुपए का लमसम होता है। तो अगर आपने 5,000 रुपए डाला तो आपको कुछ यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। अगर आप इसमें 5,200 रुपए भी डालेंगे तो भी आपको यूनिट्स असाइन हो जाएंगी। जो यूनिट्स आपको असाइन हो रही हैं वो डेसिमल्स में असाइन हो रही हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ईटीएफ्स के केस में, ईटीएफ्स में आपकी क्वांटिटीज होती हैं और हर क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर प्राइस होता है। जैसे आप स्टॉक को देख रहे होते हैं, सेम तरीके से मान लीजिए कोई ईटीएफ है, उसकी एक यूनिट की प्राइस 60 रुपए है। तो अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज के बेसिस पे खरीदना होगा कि आप 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी ऐसे खरीद सकते हैं। आपको यहाँ पे क्वांटिटीज मेंशन करनी होती है कि आप कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं वहां पे भी आप अपनी क्वांटिटी मेंशन करते हैं। और ईटीएफ के केस में जो मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होता है वो उसकी एक क्वांटिटी का प्राइस होता है, तो वो उस ईटीएफ के लिए मिनिमम अमाउंट हो जाता है। आते हैं चौथे डिफरेंस पे, और ये काफी बड़ा डिफरेंस है इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बीच में, जो होता है लिक्विडिटी का। देखिए, म्यूचुअल फंड के केस में तो फ्रेश यूनिट्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे अगर आप आज की डेट में अगर इंडेक्स फंड खरीदने जाएंगे तो आपने अगर बाय ऑर्डर डाला तो वो सीधे एएमसी के पास जाता है। तो एएमसी क्या करती है उस केस में, एएमसी आपसे पैसे लेती है और बदले में आपको फ्रेश यूनिट्स असाइन कर देती है। और जब आपको सेल करना होता है तो आप सेल ऑर्डर डालते हैं, तो जो एएमसी है वो आपके यूनिट्स को एक्सटिंग्विश कर देती है और जो पैसा है वो आपको दे देती है। लेकिन अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करें, यहाँ पे आप एएमसी से डील नहीं कर रहे होते। आपके और हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग एएमसी से डील नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो एक एक्सचेंज पे चल रही होती है। अब एनएससी या बीएससी जैसे 2 पॉपुलर एक्सचेंजेस है जहां पे ज्यादातर ईटीएफ्स ट्रेड होते हैं, इनमें से किसी पे आपकी ट्रांजैक्शन चल रही होगी। तो अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ी चीज होती है जब आप एक्सचेंज में आते हैं। एक्सचेंज क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर मौजूद हो। अगर मुझे कोई चीज बाय करनी है तो सामने कोई बंदा सेल कर रहा हो, और अगर मैं आज की डेट में अगर कुछ सेल करने जा रहा हूं एक्सचेंज में तो सामने कोई ना कोई बायर जरूर होना चाहिए, तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी ध्यान में बहुत ज्यादा रखनी होती है ईटीएफ के केस में, क्योंकि ईटीएफ में आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आज की डेट में आपने इन्वेस्ट करा और आप उससे एग्जिट करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ मान लीजिए आपने बहुत सारी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर ली होंगी। अब अचानक से आप अगर सेल करने का और उस पर्टिकुलर ईटीएफ के अगेंस्ट उतनी क्वांटिटीज अवेलेबल नहीं हुई बाय करने के लिए दूसरे बंदे को, क्योंकि आप तो सेल कर रहे हैं, सामने कोई खरीद रहा होगा एक्सचेंज में, तो वो ऑर्डर मैच करेगा। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वहां पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है। आप किसी भी ईटीएफ में अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसकी लिक्विडिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं है, उसमें ज्यादा ट्रेड्स नहीं हो रही हैं, तो उस तरह की ईटीएफ्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के केस में आपको ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। आप इंडेक्स फंड को सीधे खरीदिए, आप डायरेक्टली एएमसी से यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, और जब भी आप सेल करेंगे तो आप एएमसी को सीधे सीधे यूनिट्स दे देंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। वहां पे आपको किसी भी तरह की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए, ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन आज की डेट में ईटीएफ्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट मेकर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो मार्केट मेकर्स का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए अगर लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, तो ये क्या करते हैं, ये आपके लिए लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक
प्रोसेस होता है ईटीएफ्स के अंदर जो कि आपके और हमारे कोई मतलब का नहीं है, लेकिन एक बार ये चीज बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल यहाँ पे एक प्रोसेस होता है इन काइंड क्रिएशन का, जिसमें कि जो मार्केट मेकर है वो क्या करता है, जो जैसे निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, निफ्टी 50 का कोई ईटीएफ है, अब देखिए अगर उसकी लिक्विडिटी कम हो गई है तो वहां पे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो अंडरलाइंग स्टॉक्स जो होते हैं निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं उनको खरीदते हैं, प्लस उसके साथ थोड़ा बहुत कैश दे देते हैं और वो जाकर डायरेक्टली एएमसी को दे देते हैं। एएमसी उसके बदले क्या करती है, उनको नए यूनिट्स क्रिएट करके दे देती है और वो एक्सचेंज में चले जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इन काइंड क्रिएशन कहा जाता है और ये यूनिक है ईटीएफ्स के लिए। ये चीज और कहीं नहीं होती है, ईटीएफ के केस में ही होता है, जहां पे मार्केट मेकर्स को स्पेशली लगाया जाता है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो अपॉइंट करती है मार्केट मेकर्स को, ताकि उनके ईटीएफ्स में लिक्विडिटी बनी रहे, क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं बनेगी तो कोई बाय सेल क्यों करेगा ईटीएफ को। तो लिक्विडिटी बनाने के लिए मार्केट मेकर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन एक लिक्विडिटी का कंसर्न ईटीएफ के केस में है जो कि इंडेक्स फंड के केस में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगला डिफरेंस है ट्रैकिंग एरर का। एक म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने म्यूचुअल फंड बनाया है उसको कुछ पोर्शन कैश के फॉर्म में रखना होता है, क्योंकि उसके पास जो रिडेम्पशन आते हैं उसको उसे मीट करना होता है। तो वो जो कैश के फॉर्म में जो कंपोनेंट रखा है ना, उस पर वो कुछ अर्न नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो ट्रैकिंग डिफरेंस है वो बढ़ता चला जा रहा होता है, ट्रैकिंग एरर बढ़ती चली जा रही होती है। तो वो ट्रैकिंग एरर ज्यादा हो जाती है उस कैश कॉम्पोनेंट की वजह से। वहीं पर अगर हम एक ईटीएफ की बात करें, ईटीएफ कैसे बना, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने क्या करा, उसके पास जितना भी पैसा आया था जब वो अपना ईटीएफ लॉन्च कर रही थी, उसके बाद उसने वो पूरा पैसा लिया और बदले में ईटीएफ्स की यूनिट्स को लिस्ट कर दिया स्टॉक एक्सचेंजेस में। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज में यूनिट्स लिस्ट हो गई हैं, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ एक्सचेंज पे बेचने जाऊंगा तो सामने कोई बायर है जिसने खरीदा, यहाँ पे एमसी के पास वो पैसा नहीं जा रहा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मैं डील ही नहीं कर रहा हूं, तो उनको कैश के फॉर्म में पैसा रखने की कोई जरूरत नहीं है ईटीएफ के केस में। तो वो लगभग पूरा पैसा ही इन्वेस्ट करके रखे होते हैं, जिसकी वजह से उनके ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर बहुत कम हो जाती हैं एज कंपेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अगला डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो का। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को कंपेयर करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो ईटीएफ है सेम एएमसी का हो, सेम इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो, लेकिन जो ईटीएफ होगा ना उसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, वहीं पे इंडेक्स म्यूचुअल फंड का थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा। तो ये चीज आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों के केस में। और आइए बात करते हैं आखिरी डिफरेंस की। तो आखिरी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें आप एसआईपी एसडब्ल्यूपी अपने हिसाब से कर सकते हैं। सारे ही इंडेक्स फंड्स वो चीज सपोर्ट करते हैं, एसआईपी एसडब्ल्यूपी कुछ भी आप चाहते हैं। वहीं पे अगर आप किसी भी ईटीएफ को अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ के केस में ये चीज नहीं होती है। वहां पे अगर आप एसआईपी और एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो वो आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है। ब्रोकर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये फीचर्स ब्रोकर ने आपको दिए हैं कि आप एसआईपी कर सकते हैं, एवरी मंथ पर्टिकुलर यूनिट्स आप परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये ब्रोकर के फीचर्स पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे ईटीएफ में सच ये फीचर नहीं इनबिल्ट होता है, ये ब्रोकर पे डिपेंडेंट है। तो आप जो भी ब्रोकर यूज करें उसके पास अगर ये फीचर होगा तो आप एसआईपी और एसडब्ल्यूपी जैसे फीचर्स ईटीएफ में भी यूज कर सकते हैं। अगर वो ब्रोकर ने नहीं दिए हैं तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स की। तो यहाँ पे 4 तरह के ईटीएफ्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी ईटीएफ, जो कि एक इक्विटी इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा होता है। जैसे कि निफ्टी 50 की हमने बात कर ली, सेंसेक्स की बात कर ली, ये इक्विटी इंडेक्सेस हैं और इनको ट्रैक करने वाले आपके इक्विटी ईटीएफ्स कहलाते हैं। इक्विटी ईटीएफ में भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके थीमेटिक या सेक्टोरल इंडेक्सेस को ट्रैक कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो स्मार्ट बीटा इंडेक्सेस को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो अलग अलग तरह के ईटीएफ्स आपके इक्विटी ईटीएफ्स में भी मौजूद हैं। दूसरा आता है आपका डेट ईटीएफ्स। डेट ईटीएफ्स क्या है, वो आपके डेट इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। अब जैसे निफ्टी 1D रेट इंडेक्स है, जो जितने भी आपके लिक्विड ईटीएफ्स होते हैं जो कि लिक्विड फंड्स के काउंटर पार्ट हैं यहाँ पे ईटीएफ स्पेस में, तो ज्यादातर आपके लिक्विड ईटीएफ्स इस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। साथ में अगर कोई 10 ईयर बेंचमार्क जीसेक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है तो वो आपके डेट ईटीएफ्स कहलाते हैं, जो कि एक डेट इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। कॉमोडिटी ईटीएफ्स क्या होते हैं, कॉमोडिटी ईटीएफ्स आपके वो ईटीएफ्स होते हैं जो कि एक कॉमोडिटी के प्राइस को ट्रैक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप गोल्ड को ट्रैक करने वाले ईटीएफ्स हैं, सिल्वर ईटीएफ्स अभी पिछले 1 साल में बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ्स लॉन्च हुए हैं जो कि सिल्वर के प्राइस को ट्रैक कर रहे होते हैं, तो वो आपके कॉमोडिटी ईटीएफ्स कहलाते हैं। चौथा आपके इंटरनेशनल ईटीएफ्स होते हैं जो कि एक फॉरेन इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं। नैस्डैक 100 हो गया, S&P 500 हो गया, इस तरह के इंडेक्सेस को ट्रैक करने वाले आपके इंटरनेशनल ईटीएफ्स होते हैं।
अब ये तो हमने बात कर ली कि कितने तरह के ईटीएफ्स होते हैं। अब आपको ईटीएफ में जब इन्वेस्ट करना हो तो आपको क्या क्राइटेरिया रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको लिक्विडिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब आप बेचने जा रहे हो सामने बायर ना मिले आपको, फिर आप देख रहे हो कि वहाँ पे मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, आपको जो प्राइस मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लिक्विडिटी तो आपको देखनी ही देखनी है कि आपके पास कितनी यूनिट्स है। और अगर आप डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर एक हफ्ते तक का मॉनिटर करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगी लिक्विडिटी है कि नहीं है उस पर्टिकुलर ईटीएफ में। दूसरा आपको देखना होता है कि ट्रैकिंग एरर, जैसे बहुत सारे ईटीएफ मौजूद हैं, आप उनमें से पहले फिल्टर आउट करिए, तो वो ईटीएफ सेलेक्ट करिए जिसका ट्रैकिंग एरर कम है। और तीसरे नंबर पे आपका एयूएम आता है, जिसका ज़्यादा एयूएम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसा मैंने आपको बताया, पैसिव इन्वेस्टिंग में एयूएम का बहुत बड़ा रोल होता है, तो एयूएम हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए कोई भी आप पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो। ईटीएफ के केस में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ईटीएफ जो होते हैं वो एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं, लेकिन 99% ईटीएफ वर्ल्ड में पैसिव ही हैं। तो इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पैसिव ईटीएफ ही मिलने वाले हैं। अब जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, मान लीजिए, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आप किस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग तरह के ईटीएफ्स हैं जो कि अलग अलग तरह की इंडेक्सेस को ट्रैक कर रहे हैं, जो हमने टाइप्स में अभी डिस्कस करे। तो आपको ये सबसे पहले जानना है कि आप किस इंडेक्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं। आप ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं, फॉरेन इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, डेट इंडेक्स को कर रहे हैं, कॉमोडिटीज़ को कर रहे हैं, पहले उसको फिल्टर आउट करिए। फिर उसके बाद लगाइए कि आप जैसे ब्रॉडर मार्केट में अगर आप आ गए, तो आप ब्रॉडर मार्केट में आपको कौन सी इंडेक्स के फंड को देखना है। आप सेंसेक्स को देखना चाहते हैं, निफ्टी 50 को देखना चाहते हैं, निफ्टी 100 को देखना चाहते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखना चाहते हैं, निफ्टी मिड कैप को देखना चाहते हैं, तो किस तरह के इंडेक्स को आप देखना चाहते हैं वो आपको पहले नैरो डाउन करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप एक सही ईटीएफ पे कभी अराइव नहीं कर पाएंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ईटीएफ्स हैं जो कि आपके लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 का देखें, तो निफ्टी 50 के केस में हमें निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 ये हमारे लिए बेस्ट ईटीएफ है। वो इसलिए है, बहुत पुराना ईटीएफ है, बहुत अच्छी वॉल्यूम है और रिटर्न्स भी कंसिस्टेंटली बाकी ईटीएफ से ज़्यादा देता चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग एरर और सारी चीज़ें बहुत कम है। तो अगर आप निफ्टी 50 को ट्रैक करने की सोच रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस आपकी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 होनी चाहिए। और अगर आप इसके अलावा भी अगर कोई लेते हैं तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कोशिश ये करिए कि उसकी वॉल्यूम भी थोड़ी ज़्यादा हो उनकी डेली ट्रेडिंग की। अगर आप सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले ईटीएफ को देख रहे हैं तो यूटीआई एसएनपी बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। ये आपका ईटीएफ भी सेंसेक्स को ट्रैक करता है और इसकी सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले ईटीएफ में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली बाकी ईटीएफ से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली प्रेफरेंस आपकी यूटीआई एसएनपी बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ होनी चाहिए। यहाँ पे जो आप रिटर्न्स देख रहे हैं वो आपको कम दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल में निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ही रही है। तो निफ्टी सेंसेक्स जितने भी आप ईटीएफ देखेंगे उन सबके रिटर्न्स आपको फ्लैट ही दिख रहे होंगे। कुछ थीमेटिक फंड्स में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर कुछ भी वैल्यूएशन हुआ हो तो। आइए अगले पे चलते हैं, जो कि हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 स्पेस में है। तो अगर आप नेक्स्ट 50 स्पेस में कोई देख रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस आपकी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ होना चाहिए। यहाँ पे अगेन इस ईटीएफ की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो बाकी ईटीएफ से कंपैरेटिवली ज्यादा है नेक्स्ट 50 वाले सेगमेंट में। तो आप इस ईटीएफ को कंसिडर कर सकते हैं अपनी ऐसा पहली प्रेफरेंस। अब आते हैं, बात करते हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स में। दरअसल स्मार्ट बीटा इंडेक्स को फॉलो करने वाले बहुत सारे ईटीएफ्स लॉन्च हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। तो हमारे पास ऑप्शंस स्मार्ट बीटा के केस में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, स्मार्ट बीटा इंडेक्स होती क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। वो एक ऐसी इंडेक्स बनाई गई है जिसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज़ नहीं किया गया। जैसे आप नॉर्मली निफ्टी 50 सेंसेक्स जितनों की अभी हमने बात करी थी, वो सब आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बनाई हुई इंडेक्स हैं। स्मार्ट बीटा इंडेक्स में उनका यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, इनको इसलिए फैक्टर बेस्ड इंडिसेस भी बोला जाता है। और उन इंडिसेस को रेप्लिकेट करने वाले बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं। आपको म्यूचुअल फंड में भी मिल जाएंगे, आपको ईटीएफ में भी मिल जाएंगे। तो जो ईटीएफ में अवेलेबल है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के फैक्टर्स को यूज किया जाता है, जैसे कि क्वालिटी आपको दिखेगा, अल्फा दिखेगा, मोमेंटम दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लो वोलेटिलिटी दिखेगा, वैल्यू दिखेगा। तो बहुत तरह के फैक्टर्स को यूज किया जाता है। अब ये आपके ऊपर है, इन्वेस्टर
के ऊपर है कि वो किस तरह के फैक्टर में लगाना चाहता है। जैसे अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता है तो उनके लिए मोमेंटम और अल्फा जैसे फैक्टर्स काफ़ी सूटेबल हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्मार्ट बीटा फंड्स होते क्या हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उनके पास रिटर्न्स कैसे रहे हैं, तो उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं उसको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो स्मार्ट बीटा फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये प्योरली आपकी चॉइस है कि आप इनमें से किसी में भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उनको जरूर मॉनिटर कर लीजिएगा कि वहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम होनी चाहिए, उनका AUM ठीक ठाक होना चाहिए और ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के फैक्टर बेस्ड ETFs भी मिलते हैं। स्मार्ट बीटा ETFs या फैक्टर बेस्ड ETFs कुछ भी कह सकते हैं आप। अब जो हमारा अगला है वो थीमेटिक और सेक्टोरल ETFs का है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के सेक्टर्स मिलेंगे, आपको अलग अलग थीम्स मिलेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी प्योरली इन्वेस्टर की चॉइस है कि उसे किस तरह की थीम या किस तरह के सेक्टर में पैसा लगाना है, क्योंकि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं एज कम्पेयर टू जो हमने ब्रॉडर इंडिसेस अभी तक देखी थी। क्योंकि यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं मिलता, आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। जैसे अगर आप बैंक्स ने पकड़ लिया कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में लगाना चाहते हैं तो आपने बैंक ETF में लगा दिया। अब बैंक ETF में लगाने के बाद आपकी अगर बैंक्स नहीं चली, बैंक्स नहीं परफॉर्म करी, तो आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको थीमेटिक और सेक्टोरल ETFs में ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किस तरह के ETF में लगा रहे हैं और वो थीम या वो सेक्टर आगे कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो ये एक एडिशन चीज आपको और देखनी पड़ेगी। तो अलग अलग थीम्स पे यहाँ पे आपको फंड्स मिलेंगे। तो आप जिस तरह के ETF, जिस तरह की थीम में लगाना चाहते हैं तो वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं इनमें से किसी ETF को सिलेक्ट करके। लेकिन फिर से वो 3 चीजें आपको याद रखनी है और इस केस में आपको थीम की परफॉर्मेंस या सेक्टर की परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगला सेगमेंट हमारा जो है कॉमोडिटीज ETFs। देखिए कॉमोडिटी ETFs में मेनली आपको गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड कॉमोडिटीज ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी अगर आप सिल्वर की केस की बात करेंगे तो सिल्वर में अभी सारे ही ETFs नए हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी जो अंडरलाइंग कॉमोडिटी है, गोल्ड है तो गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक कर रहा होगा, सिल्वर है तो सिल्वर के प्राइसेस को ट्रैक कर रहा होगा। इनको आप एज अ हेज टूल देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो इक्विटी की तरफ ज्यादा जा रहा है तो आप चाहते हैं थोड़ा गोल्ड को भी मैं इंट्रोड्यूस करूँ जो कि मेरे पोर्टफोलियो को थोड़ी सी हेजिंग दे पाए, क्योंकि यहाँ पे आप प्योरली रिटर्न तो कमा ज्यादा नहीं पाएंगे क्योंकि गोल्ड उस तरह की परफॉर्मेंस आपको नहीं देता है। लेकिन ऐसा हेजिंग टूल या इसको आप देख सकते हैं क्योंकि इक्विटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है गोल्ड ज्यादातर केसेस में। तो आप ऐसा हेज टूल इस कॉमोडिटी ETFs को भी देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और लास्ट हमारा आता है इंटरनेशनल ETFs। इंटरनेशनल ETFs के केस में आपको ETFs जो मिलेंगे, यहाँ पे आपको 2 ETFs जो हैं जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छे ETFs हैं, जो कि आपको मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF है और दूसरा आपका मेरा एसेट NYSE FANG ETF है। मैं पर्सनली इन 2 ETFs में खुद इन्वेस्ट करता हूँ और इस टाइम पे जब से ये US मार्केट करेक्ट हुई है मैंने इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगाया भी है। तो ये 2 ETFs हैं जो कि मेरी प्रेफरेंस है। आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी और फॉरेन इंडेक्स को ट्रैक करने वाले इंटरनेशनल ETF में भी पैसा लगा सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली क्या किस तरह के ETFs मौजूद हैं, क्या उसके रिटर्न्स रहे हैं और किस तरह के सिनेरियो में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहली चीज तो लिक्विडिटी, जिसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि सामने कोई काउंटर पार्टी होनी चाहिए तभी आप उसको एक्सचेंज पे सेल कर पाएंगे प्रॉपरली। सेकेंड है वाइडर आस्क बिड स्प्रेड, या आप इसको ऑफर बिड स्प्रेड भी कह सकते हैं, बिड आस्क स्प्रेड जो भी आप कह लीजिए। अब ये होती क्या है वो समझते हैं। ये देखिए मैंने एक कोड यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है 4 नवंबर 2022 का UTI निफ्टी 50 ETF की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 4 चीजें देखने को मिलेगी। नीचे वाले कॉलम को आप ध्यान से देखिएगा जिसमें आपको बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, ऑफर क्वांटिटी, ऑफर प्राइस देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इस UTI निफ्टी 50 ETF को परचेज करने जाऊंगा तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि सामने जो सेलर है वो किस प्राइस पे बेच रहा है, तो उसका ऑफर प्राइस क्या है। तो जो आपको ऑफर प्राइस दिख रहा है वो 1922 रुपीज का दिख रहा है और उसके बाद सबके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर मुझे परचेज करना है तो मेरे लिए तो सबसे कम हो और वो लोग अपने हिसाब से जो उनको ज्यादा लग रहा है वो उनने अपने ऑफर डाला हुआ है यहाँ से। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बिड प्राइस देखूं, बिड प्राइस क्या है, बिड प्राइस है कि मैं बेचने जा रहा हूं और सामने वाली जो काउंटर पार्टी है एक्सचेंज में वो किस प्राइस पे परचेज करने को बैठे हैं। तो 1920 रुपये 48 पैसे उनका बिड प्राइस आ रहा है जो कि वो मैक्सिमम दे रहे हैं मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे बेचने जाऊंगा तो मुझे 1920 रुपये 48 पैसे पे अपना बेचना पड़ेगा अगर मैं UTI निफ्टी 50 ETF को सेल कर रहा हूँ एक्सचेंज पे उस पर्टिकुलर टाइम पे।
अब इन दोनों ऑफर प्राइस और बिड प्राइस का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये होता है आपका ऑफर बिड स्प्रेड या आस्क बिड स्प्रेड। तो लगभग आपको ₹2.5 का आस्क बिड स्प्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग 41,000 और 42,000 जो है क्वांटिटीज यहाँ पे लगी हुई हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी ठीक ठाक हमें दिखाई दे रही है। अब आते हैं बगल में जो हमें बीएससी का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना है कि सेम चीज के लिए अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप बीएससी के केस को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वहां पे बिड में अगर आप टोटल बिड क्वांटिटी देखेंगे सिर्फ 3,522 है, और ऑफर क्वांटिटी अगर आप देखेंगे सिर्फ 218 है। तो यहाँ पे वो केस है जहां पे लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है एक्सचेंज पे। देखिए, ईटीएफ मेरा वही है, एक मैंने एक्सचेंज एनएससी सेलेक्ट करी जहां पे अच्छी खासी वॉल्यूम चल रही थी, बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो रही थी, और बस मैंने एक्सचेंज दूसरी देख ली जहां पे वॉल्यूम नहीं है। तो वहां पे क्या क्या डिफरेंसेस मुझे देखने को मिले वो डिस्कस करते हैं। अगर आप ऑफर प्राइस को यहाँ पे देखेंगे तो ₹1924.61 हो गया है, और वहीं पे अगर आप बिड प्राइस देखें तो वो ₹1918 है बीएससी पे। तो मतलब अगर आज मैं खरीदने जाऊं बीएससी पे तो वही सेम चीज मुझे उसी टाइम पे ज्यादा रुपए दे के मिल रही है। यानी ऑफर प्राइस देखिए वो ज्यादा है आपके एनएससी के ऑफर प्राइस से, और वहीं पे अगर मुझे बेचने जाना है तो उसी सेम चीज को बेचने के लिए मुझे कम पैसे मिल रहे हैं। यानी ₹1918.12 मिल रहे हैं, और एनएससी के देखिए आप जो बिड प्राइस लिखा हुआ है। तो ये मुझे बताता है कि जब क्वांटिटी कम हो जाती है ना तो ये जो आस्क बिड स्प्रेड है वो बढ़ जाता है। इन दोनों को डिफरेंस लीजिए तो लगभग आपको वो ₹6 के आसपास बैठ रहा है, और वहां पे हमें कितना दिख रहा था दोनों का डिफरेंस ₹2.5। यहाँ पे हमें डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है ₹6 के ऊपर। तो ये जो आस्क बिड स्प्रेड है वो बढ़ गया। अब इसका यहाँ पे मैं आपको आखिर ये बता क्यों रहा हूँ वो जानना बहुत जरूरी है। आपने ये देखा कि यहाँ पे अगर आप परचेज करने आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंडेक्स फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे, जस्ट आप एक्सपेंस रेशियो सेव करने के लिए अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो ये वाला जो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं ना, और सेल करते वक्त जो कम पैसे आपको मिल रहे हैं, ये चीज आप अपने कैलकुलेशंस में फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं अभी तक। आपने सिर्फ एक्सपेंस रेशियो को ही फैक्टर इन करा हुआ है। ये वाली जो प्रॉब्लम है कि आस्क बिड स्प्रेड कितना बड़ा हो सकता है अगर लिक्विडिटी नहीं हुई, ये वाला आपने अभी तक का फैक्टर इन नहीं करा। तो ये एक ऐसी चीज होती है जिसको आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको हाईली लिक्विड ईटीएफ्स में लगाना चाहिए, क्योंकि उन केसेस में आपका आस्क बिड स्प्रेड बहुत कम हो जाता है। जैसे कि हम देखें कि इसी पर्टिकुलर केस में एनएससी में जहां वॉल्यूम ज्यादा थी सिर्फ ₹2.5 का आस्क बिड स्प्रेड था, वहीं पे बीएससी के केस में वो ₹6 हो गया है। तो एक ही चीज के लिए मैं ज्यादा पैसे क्यों दूं। तो इस पूरी चीज को समझाने का ये पर्पस था कि आपको आस्क बिड स्प्रेड को ध्यान में रखना है, और लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस में आपको वो चीजें पता चल जाएंगी। आप जब किसी भी स्टॉक की तरह ईटीएफ का भी कोटेशन खोलेंगे तो आपको ये चीजें आपको अपने भी ब्रोकिंग अकाउंट में दिखेंगी। तो इन चीजों को ध्यान में जरूर रखिए इन्वेस्ट करते वक्त ईटीएफ्स में। अब इसके अलावा और भी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी क्या पता कोई ब्रोकरेज हो, तो आपको ये भी देखना है आप किस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, कितनी ब्रोकरेज आपसे चार्ज करता है डिलीवरी में। प्लस सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। कुछ पर्टिकुलर ईटीएफ्स में, डेट ईटीएफ्स में अवॉइड हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको एसटीटी देना ही होगा। ट्रांजैक्शन और सेबी टर्नओवर चार्ज वो भी आपको लगेगा। और अगर आपने यहाँ पे सिर्फ ईटीएफ में पैसा लगाने के लिए अगर कोई नया डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं, पहली बार खुलवाए हैं सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ के पर्पज से, तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग फी और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा वो आपको जाएगा ही जाएगा। तो ये एडिशनल कॉस्ट है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ के लिए अगर नया डीमैट अकाउंट खुलवाया। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली इंडेक्स फंड्स के थ्रू करते रहिए, वो काफी अच्छा ऑप्शन ऑलरेडी है। एक और चीज जो आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं वो है आपकी डीपी चार्जेस। तो आपके डीमैट से जब भी कुछ सेल होगा तो वहां पे आपके डीपी चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे। डीपी चार्जेस आपके जाते हैं जब आपके डीमैट से कोई भी सिक्योरिटी एग्जिट कर रही होती है। तो आपने यहाँ पे अगर कोई भी सेलिंग करी तो आपके डीपी चार्ज डिडक्ट हो जाएंगे। तो जब आप सेल करेंगे तो एक स्क्रिप्ट के ऊपर आपका डीपी चार्ज डिडक्ट होगा हर सेलिंग पे। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पर्पज से बनाया था कि मैं इसमें इन्वेस्ट करता चला जाऊंगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अब वो आपका रिटायरमेंट गोल भी हो सकता है कि मैं वहां से मंथली इनकम इसमें शुरू कर दूं, तो मैं मंथली इसमें से विड्रॉल शुरू कर दूंगा। तो हर विड्रॉल पे आपका डीपी चार्ज कटेगा। तो हर महीने अगर आपने विड्रॉल करा तो हर महीने आपका डीपी चार्ज कटेगा। आपने वीकली विड्रॉल करा हुआ है तो वो वीकली आपका डीपी चार्ज डिडक्ट होगा। तो जितने भी विड्रॉल्स, जितने भी डीमैट से आप अगर एग्जिट कर रहे हैं, जितने भी सेलिंग डीमैट से हो रही है, वो आपके डीपी चार्जेस वहां पे डिडक्ट होंगे। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट है जो कि फैक्टर इन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ईटीएफ्स में इन्वेस्टिंग में।
इसके बाद आपका अगला जो आता है वो होता है आपका जीएसटी। जब आप जीएसटी एक ऐसी चीज़ है, जितने भी आपने ये चार्जेस देखे इन सब के केसेस में आपके जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, तो वो आपकी एडिशनल कॉस्ट हो गई क्योंकि आप जीएसटी एडिशनल इन चार्जेस के ऊपर दे रहे हैं। तो ईटीएफ को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं ईटीएफ को कैसे यूज़ करता हूँ वो मैं आपको चलिए यहाँ पे बताता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के केस में फ्रेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाना ही लगाना है। तो मेरे पास एक जरिया तो ये है कि मैं वो ईटीएफ वाले म्यूचुअल फंड्स में लगा दूँ। जो म्यूचुअल फंड्स है, फंड ऑफ फंड्स हैं, वो फॉरेन ईटीएफ में पैसा लगाना है, वो रूट खुला है, एक तरीका वो है। दूसरा है कि जो मेरे एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले जो मेरे इंटरनेशनल ईटीएफ्स हैं, मैं उन्हीं को खरीद लूँ, क्योंकि वो भी तो उतने ही गिरे हैं जितना मेरा फॉरेन इंडेक्स गिरा हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा ना, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100, मैंने आपको बताया मैं उसको कंटिन्यूसली खरीद रहा हूँ, और मेरे सेट का फैंग ईटीएफ जो है उसको मैं खरीद रहा हूँ। तो ये दोनों ही ईटीएफ्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए थे, क्योंकि फैंग के केस में तो जो कंपनीज थी वो 20% ही करेक्ट होती चली जा रही थी, तो उनको मैं परचेज कर लिया हूँ बहुत सारा। तो वो एक ऐसी चीज़ है जब मैं फॉरेन इक्विटी में नहीं परचेज कर पा रहा हूँ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट उनमें बंद है, लेकिन मुझे अपना फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर अगर बढ़ाना था तो मैंने ईटीएफ को ही परचेज कर लिया। दूसरा क्या होता है, कई केसेस आपको ऐसे भी दिखेंगे जहां पे आपका जो पैसिव इंडेक्स फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और वहीं पे अगर आपको उसका ईटीएफ ऐसा दिखे जहां पे उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है, तो उस केस में मैं ईटीएफ को खरीद लूंगा। फिर मैं उतना हाई एक्सपेंस रेशियो देने वाला पैसिव इंडेक्स फंड नहीं खरीदूंगा। एक ये सिनेरियो है जिसमें आप ईटीएफ का काफ़ी अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी इंडेक्स होती हैं जिसमें मुझे पैसा लगाना है, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई इंडेक्स फंड नहीं मौजूद है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या पता, अगर मुझे उसका ईटीएफ मिल जाए तो मैं उसमें लगा दूं। जैसे अगर मैं निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स की बात करूं, मुझे उसमें लगाना है क्योंकि मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूं, मुझे हाई रिटर्न्स चाहिए थे, तो मैं निफ्टी अल्फा 50 में लगाऊंगा। लेकिन उसमें कोई इंडेक्स फंड तो मौजूद है नहीं, तो मैं निफ्टी अल्फा 50 का ईटीएफ खरीद लिया, क्योंकि ईटीएफ वहां पे कोटक का मौजूद था। तो अब यहाँ पे मैंने जब ईटीएफ खरीद लिया तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अगर मेरे इंडेक्स के अगेंस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड नहीं मौजूद है तो मैं उसका ईटीएफ खरीद सकता हूँ। तो मैं 3 तरीके से ईटीएफ को यूज करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। बहुत सारे लोग ईटीएफ को आर्बिट्राज और ट्रेडिंग पर्पज से भी यूज करते हैं, तो वो उनकी अपनी चॉइस है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई ईटीएफ दिख रहा है, उसकी एक आपको पर्टिकुलर प्राइस दिख रही है, तो आप इस पे ना जाइए कि वो प्राइस अगर कम है तो आपको उससे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि अगर ये ईटीएफ मुझे कम प्राइस में मिल रहा है और ये भी निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, और एक दूसरा ईटीएफ है जिसका प्राइस ज़्यादा चल रहा है, वो भी निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, मैं सस्ते वाले प्राइस वाले ईटीएफ को खरीद लूँ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक ईटीएफ है ईटीएफ ए, एक ईटीएफ है ईटीएफ बी। ईटीएफ ए के पास ईटीएफ ए का जो प्राइस है वो चल रहा है 100 रुपए, ईटीएफ बी का प्राइस चल रहा है 25 रुपए। अब अगर मैं सस्ता खरीदना चाहूंगा तो मैं ईटीएफ बी खरीद लूंगा, और दोनों ही फंड मान लीजिए निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे जो इन्वेस्ट अमाउंट करना है यहाँ पे वो 100 रुपए है। अगर मैं ईटीएफ ए खरीदूंगा तो मुझे 1 क्वांटिटी मिलेगी, अगर मैं ईटीएफ बी खरीदूंगा तो मुझे 4 क्वांटिटी मिलेगी। मान लीजिए मैंने दोनों ईटीएफ में इक्वली पैसा लगाया, 100 रुपए इसमें लगे, 100 रुपए उसमें लगा, इसकी 1 क्वांटिटी आ गई ए की, बी की मेरे पास 4 क्वांटिटी आ गई। अब मान लीजिए 1 महीने में निफ्टी 50 10% बढ़ती है। अब 1 महीने बाद मेरी जो करंट वैल्यू है वो कितनी होगी? मेरे 100 रुपए जो लगे, 1 क्वांटिटी थी, उसकी एनएवी 100 चल रही थी। 100 को अगर मैं 10% से इंक्रीज करूं, मान लीजिए वो एग्जैक्ट रिटर्न मुझे वहां मिलता है, ये मेरा एजम्पशन है, तो मुझे 100 रुपए के 110 हो गए, तो यानी मेरी करंट वैल्यू हो गई 110। वहीं पे जो मेरे 25 रुपए की एनएवी थी वो भी 10% से बढ़ी, वो हो गई मेरी 27.5 रुपए। अब 27.5 रुपए और मेरी 4 क्वांटिटी है, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरी जो वैल्यू निकल के आती है वो 110 रुपए ही आती है। तो यानी अगर निफ्टी 50 10% से बढ़ी तो चाहे मेरी ईटीएफ की वैल्यू 100 रुपए हो चाहे 25 रुपए हो, मुझे तब भी जो मेरी ग्रोथ हुई है ना इन्वेस्टेड वैल्यू की, वो 10% ही रही है। तो आप सस्ता ईटीएफ खरीदिए चाहे महंगा खरीदिए, प्राइस से आपको इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके रिटर्न्स जो हैं वो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू के बेसिस पे जाएंगे हमेशा। आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है और प्लस वहां से जो इंडेक्स को आपने सेलेक्ट किया है ट्रैक करने के लिए, वो इंडेक्स वहां से कैसा परफॉर्म करती है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं तो आप ईटीएफ के डिसीजंस भी सही तरीके से ले सकते हैं। इंडेक्स फंड में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट उसमें कंटिन्यू रखिए, वहां से आपको ईटीएफ में स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हैं ईटीएफ के थ्रू, वो आप लेने की सोच सकते हैं ईटीएफ रूट में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है ईटीएफ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।